Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is the Hindu analysis for 2nd of December 2025. 2 दिसंबर 2025 का एनालिसिस है। आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा। और मैं इस हिंदी एनालिसिस में जो चीज़ें बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आज के एनालिसिस में पेपर में, तो इसको अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन फेल आइकॉन और ये हाइप वाइप कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ओपन हैंड दे दिया है कि आप डिजिटल अरेस्ट के केस में कुछ करें, है ना। सीबीआई ने किसको ओपन हैंड दे दिया है? ये दे दिया है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कि आप डिजिटल अरेस्ट के केस में कुछ करें। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि आपको एक फोन कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, और आप जब उस वीडियो कॉल में जाते हैं तो एक सामने वाला वर्दी पहन के रहता है और वो आपको बोलता है कि भाई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। और एक तरीके से ये साइबर फ्रॉड का ही एक टाइप है। इट्स अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इट्स अ टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड, है ना। कई लोग जो इग्नोरेंट रहते हैं या फिर जो ओल्ड एज सेनाइल एज में है, वो लोग इतना नहीं इसको वो कर पाते, डिसिफर कर पाते हैं एंड इसका शिकार हो जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट के डेटा की हम बात समझें तो बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी इसमें 3,000 करोड़ का 3,000 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन स्कैम्ड बाय द फ्रॉडस्टर्स, है ना। फ्रॉडस्टर्स ने 3,000 करोड़ ऑलरेडी उड़ा लिए हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना। ये आप समझ लीजिएगा। अब देखो सीबीआई तो आप सबको होता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक सेंट्रल एजेंसी है, तो ये स्टेट में कैसे काम करेगी? तो स्टेट में काम करने के लिए याद रखिएगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो स्टेट्स होते हैं वो इसको अप्रूवल देते हैं। तो देखो लिखा है कि जो स्टेट्स उनको डायरेक्ट भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप कंसेंट दीजिए टू द सीबीआई। आप कंसेंट दीजिए किस चीज के लिए? कि सीबीआई आपके स्टेट में आकर के सब चीजें कर सकती हैं, है ना। उसको क्योंकि फ्री हैंड चाहिए, तो स्टेट में स्टेट पुलिस भी है तो वो अड़ंगा लगाएगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी अड़ंगा लगा सकती है। इसलिए उनको कहा गया है कि आप कंसेंट दीजिए अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ताकि सीबीआई डिजिटल अरेस्ट के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके। एंड दिस विल बी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, उसके अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू क्रैक डाउन ऑन डिजिटल अरेस्ट। एंड इसमें 3 कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम, साइबर के स्कैम्स की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइज भी किया है। पहला है डिजिटल अरेस्ट, जहां विक्टिम्स आर मेड टू बिलीव गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर एंटाइटल्ड टू देयर हार्ड अर्न्ड मनी। तो ये पहला है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स यानी कि विक्टिम्स आर ल्यूर्ड बाय अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, 7 दिन में पैसे डबल, 14 दिन में पैसे डबल, इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो भी एक तरीके का साइबर क्राइम हो सकती है। एंड देन थर्ड इज द पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स, जहां पे विक्टिम्स को कहा जाता है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, पॉजिटिव रिव्यूज करो एंड आपको पैसा मिलेगा, है ना। और बाद में बोलते हैं कि हम आपको पैसा देंगे लेकिन प्रीमियम टास्क भी आप करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें, अलग अलग जो चीजें हैं, ये भी एक तरीके के पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो कि विक्टिम्स को किए जाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैम्स जो की हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके डेटा के वो है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन इंटरमीडिएरीज जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ये कहा है, जैसे ये आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सबको ये भी कहा है कि यू हैव टू कोऑपरेट विद द सीबीआई एंड प्रोवाइड द एजेंसी असिस्टेंस विद रिगार्ड्स टू डेटा इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन टू डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट के केस में अगर कोई डेटा संबंधित है तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या क्या डायरेक्शन किसको किसको दिया है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज है वो स्मार्टफोन मेकर्स टोल्ड टू प्री इंस्टॉल संचार साथी। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने मंडे को एक ऑर्डर निकाला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे विल प्री इंस्टॉल द संचार साथी ऐप ऑन न्यू डिवाइसेस सोल्ड फ्रॉम मार्च 2026, है ना। तो मार्च 2026 से जो भी फोन सोल्ड होगा इंडिया में, वो उनमें संचार साथी ऐप विल बी अ प्री रिक्विजिट, है ना। संचार साथी ऐप उसमें डला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ये भी कहना है कि ऐप की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। एंड संचार साथी ऐप क्या करेगा
रहेगा दैट विल बी यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द IMEI नंबर्स यूज्ड इन द मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस की IMEI नंबर को ट्रैक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ये सब करने के लिए बेसिकली ये ऐप है। एंड हालांकि यह भी अनक्लियर है कि इफ द ऐप विल हैव एक्सेस टू द IMEI नंबर ऑफ डिवाइसेस इट इज प्री इंस्टॉल्ड ऑन, और इफ द यूजर विल हैव टू इनपुट। तो ये अभी तक क्लियर नहीं कि IMEI उसमें प्री इंस्टॉल करके देना है या यूजर उसमें डालेगा। तो ऐप कैन बी यूज टू रिपोर्ट स्कैम कॉल्स, आइडेंटिफाई सिम कार्ड रजिस्टर्ड अंडर अ पर्सन्स नेम एंड रिमोटली डिसेबल फोन्स इफ दे आर स्टोलन, है ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए संचार साथी ऐप कर सकता है, लेकिन ये आपका IMEI नंबर उसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस फोन पे वो है, ठीक है। तो संचार साथी ऐप इज अ प्री रिक्विजिट नाउ। इसके अलावा एक और न्यूज थी इंपॉर्टेंट, आर्मी टू परचेज मोर हेरॉन UAVs फ्रॉम इजराइलीज। तो यहाँ पे हेरॉन UAV याद रखिएगा नाम, अगर आपसे कोई पूछता है हेरॉन UAV यानी कि हेरॉन Mark 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री से इंडिया लेने वाला है, ठीक है ना। और अनमैन्ड कैपेबिलिटीज ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी ज्यादा और बढ़ गई हैं, उसी को बढ़ाने के लिए ये ले रहे हैं। हेरॉन UAV अगर आपसे कोई पूछे किस कंट्री से हम ले रहे हैं तो वो इजराइल से ले रहे हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लिप्स टू 14 मंथ लो ऑफ 0.4%। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की ग्रोथ और या डिक्लाइन हमको कहाँ से पता चलती है? हमको IIP से पता चलती है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चलती है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रिलीज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिलीज करती है। याद रखिएगा IIP का डेटा कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और IIP याद रखिएगा इसमें मेजर करते हैं हम कि इंडस्ट्री में कितना चेंजेस आ रहा है प्रोडक्शन में ऑल। एंड याद रखिएगा इसमें IIP जो है, मैंने पहले बताया कि इसका बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। याद रखिएगा द बेस ईयर इज 11-12। एंड इसमें 3 बेसिक याद रखिएगा इसके वेट वाइज 3 सेक्टर्स हैं। सेक्टोरल कंपोजिशन अगर देखें तो 3 सेक्टोरल कंपोजिशन आर देयर। मैन्युफैक्चरिंग विच मेक्स अप 77.63%, 77.63% तो मैन्युफैक्चरिंग है इसका एक कंपोनेंट। दूसरा है माइनिंग, 14.37% माइनिंग है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द थर्ड बिगेस्ट आइटम, 8% का इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है हमारी वो 40% वेटेज रखती हैं। मतलब अब वो 8 कोर इंडस्ट्रीज ऊपर के ही 3 कैटेगरी में आ जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 कैटेगरी में ही आ जाएगा आपका कोर इंडस्ट्रीज। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि 40.27% वेटेज रखती हैं। वो 8 कौन कौन सी हैं? तो पहला सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। सबसे कम है फर्टिलाइजर का। और ये 8 इंडस्ट्रीज कोर मैंने आपको बता दी। तो इस बार जो डेटा आया उसमें आप देख सकते हैं ग्राफ आपको, ये IIP का डेटा है और कितना कम होता गया है ना। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में ग्रोथ है वो 0.4% तक आके रह गई है। इट हैज कम डाउन टू 0.4%। अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा हुआ करती थी, 4.5% के आसपास थी, बट नाउ इट हैज डिक्लाइन एंड इट हैज केम अप टू नियरली 0.4%। और ये तो कोई कांस्टेंट ट्रेंड नहीं है कि बढ़ता जा रहा है एक साथ या घटता जा रहा है। तो UPSC के उन स्टेटमेंट्स के लिए भी तैयार रहेगा जब वो कह देते हैं कि ये लगातार बढ़ा है, लगातार घटा है IIP, तो ऐसा ट्रेंड नहीं है कोई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कल 1 दिसंबर था, कल के दिन वर्ल्ड एड्स डे होता है। याद रखिएगा वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। एड्स के बारे में आप सब जानते हैं, वायरल लोड टेस्ट होता है ना, एलाइजा टेस्ट होता है विच इज फॉर द एड्स डिटर्मिनेशन एंड ऑल, है ना। एलाइजा टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको एड्स के बारे में पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उसका फुल फॉर्म है। HIV वायरस के थ्रू होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। HIV वायरस जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसके थ्रू ये होता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बायो टेररिज्म इज अ सीरियस थ्रेट, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। एस जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली बोला है, एक फंक्शन हो रहा था दिल्ली में ही, एंड इट वाज ऑन द ओकेजन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये जो इवेंट था वो 50 ईयर्स कंप्लीट होने के अवसर पे हो रहा था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा बता दूं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को पहले कहा जाता था द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, stockpiling of bacteriological and toxin weapons and on their destruction। तो इस कन्वेंशन को कहा जाता है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉकपाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना।
याद रखिएगा इसका निगोशिएशन हुआ जिनीवा स्विट्जरलैंड में। एंड इसके बाद इसमें जो साइनिंग शुरू हुई वो 1972 पे शुरू हुई एंड ये फोर्स में आया 1975 में। 1972 में इसकी साइनिंग यानी कि इस एग्रीमेंट कन्वेंशन पे साइनिंग शुरू हुई 1972 में एंड फोर्स में ये एंटर किया 1975 में। मेंबरशिप की बात करें तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप है। 188 स्टेट पार्टीज हैं, याद रखिएगा 188 स्टेट पार्टीज आर देयर एंड इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड इट इन 1974। तो इंडिया भी बहुत पुराना मेंबर है, स्टार्ट जब से ये फोर्स में आया तब से ही मेंबर इसके पहले से है। तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप 188 स्टेट पार्टीज एंड इंडिया जो है 1974 से इसका मेंबर है। 4 सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, इजिप्ट, हेटी एंड सोमालिया एंड सीरियन अरब रिपब्लिक। इसके अलावा स्टेट पार्टीज मीट अप्रोक्सीमेटली एवरी 5 years टू रिव्यू इट्स ऑपरेशन। एंड इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग द इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं उनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये एकमात्र मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि पूरी की पूरी कैटेगरी को बैन करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा आपको बता दो कि 5 स्टेट्स ऐसे हैं, इजराइल, चैड, जिबूती, इरिट्रिया एंड किरिबाती विच हैव नाइदर साइंड नॉर असीडेड टू द कन्वेंशन। तो 5 स्टेट्स इजराइल, चैड, जिबूती, इरिट्रिया एंड किरिबाती दे हैव नाइदर साइंड नॉर असीडेड टू द कन्वेंशन। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। बायो टेररिज्म भी वही है कि फिर जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनके थ्रू टेररिज्म को फैलाना। तो इसीलिए एस जयशंकर जी ने कहा कि इट्स अ थ्रेट, वी आर नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू फेस, है ना। और कई लोग तो कोविड को ही कहते थे कि बायो टेररिज्म का एक प्रकार था कोविड जब फैला था, तो है ना। बट ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कहा जाता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगर आप आगे मेरे साथ बढ़े तो यहाँ पे राधा कृष्णन जी से, यानी कि CP राधा कृष्णन, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा के चेयरमैन मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये आपको पता है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बहुत कुछ चीजें पता होंगी। वैसे तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सिंपल सी बात है, चेयरमैन का तो होता ही है, चेयरमैन होता ही राज्यसभा का। उसको रिमूव करने के लिए एक याद रखिएगा, इसका जो मोशन है वो केवल कहाँ स्टार्ट होता है, राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है इसको रिमूव करने का मोशन। एंड दैट विल बी एग्रीड टू बाय द लोकसभा, फिर लोकसभा उस पर एग्री करेगा। एंड इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो आई थिंक 35 ईयर्स है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जस्ट चेक इट आउट 30-35। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है फैक्चुअल में, बट 35 इज, आई थिंक द 35 इज द एज। आप एक बार देख लीजिएगा बाकी, ठीक है ना। एक और चीज जिसका इंपॉर्टेंट होता है, इसका वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जैसा कि आपके हमारे प्रेसिडेंट का होता है। एंड उस इलेक्टोरल कॉलेज में बस ये याद रखना कि आपको इसमें केवल एमपीज आते हैं ना, फॉर वाइस प्रेसिडेंट ओनली एमपीज आर देयर, है ना। इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के सारे जो एमपीज हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड है, वो सब आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वहीं जब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात चलती है तो उसमें एमपीज तो आते ही हैं, लेकिन वो इलेक्टेड होते हैं, दे आर नॉट नॉमिनेटेड एमपीज, इलेक्टेड ऑफ द एमपीज। एंड एमएलएज भी जो स्टेट्स के हैं उनके भी इलेक्टेड एमएलए जो हैं दे ऑल्सो कम। तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आर्मी कंडक्ट्स कॉम्बैट लॉन्च ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो इंडियन आर्मी ने कैरी आउट किया है कॉम्बैट लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। ब्रह्मोस आप सबको पता है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर के संगम से, यानी कि इंडिया और रशिया के संगम से बनाई गई है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। देखो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक होती है, पहले तो आप समझ लीजिए मैक क्या होता है, 1 मैक क्या होता है। 1 मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक जो है इट इज द स्पीड ऑफ साउंड। अब अगर 1 मैक से कम स्पीड की कोई चीज है तो हम बोलते हैं सबसोनिक। इफ द स्पीड इज लेस देन 1 मैक देन वी कॉल्ड इट सबसोनिक। इफ द स्पीड इज इक्वल टू 1 मैक, यानी कि अगर स्पीड बराबर है, इक्वल्स टू 1 मैक है, then we called it transonic, we call it transonic. If the speed is more than 1 mach but less than 5 mach, then speed is supersonic. And if speed is more than 5 mach, then we call it हाइपरसोनिक। तो ये कैटेगरी भी याद रखना, 4 कैटेगरी जो है, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक एंड
हाइपरसोनिक। तो रिमेंबर दीज है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन मैं संचार साथी के बारे में जो आपको बता रहा था इन द फ्रंट पेज, वो देखो उसका बड़ा रूप भी आया है। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक डायरेक्टिव है जो कि आया है। याद रखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या इसके बारे में, ये पढ़ लेते। दिस गवर्नमेंट हैज इशूड अ डायरेक्टिव टू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज अ पार्ट ऑफ क्रैकडाउन ऑन टेलीकॉम स्कैम्स। तो ये बेसिकली टेलीकॉम स्कैम्स को रोकने के लिए है। DOT order requires pre-installation of Sanchar Sathi app on all new phones. For devices that are in the market, the app must be installed as a part of OS software update. तो जो डिवाइसेस ऑलरेडी मार्केट में है उनके लिए भी कहा है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना उसमें आप डालेंगे वो ऐप। एंड द ऐप इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन फोन्स इंश्योरिंग IMEI ऑन डिवाइसेस जेन्युइन। अगर IMEI पता है तो आप उस फोन को ब्लॉक कर सकते हो। गवर्नमेंट से 50,000 लॉस्ट फोन्स आर रिकवर्ड पर मंथ ड्यू टू ऐप। इस ऐप के कारण 50,000 लॉस्ट फोन्स मिल जाते हैं। एंड हालांकि कई लोग प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर जो एप्पल हो गया, तो एप्पल इसका रेजिस्टेंस जरूर करेगा। तो करना भी चाहिए भाई, मत करो इस तरह से। एंड द ऑर्डर कम्स आफ्टर द DOT डायरेक्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स टू परफॉर्म सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग मतलब सिम के बिना कोई ऐप नहीं चलना चाहिए, ये भी बोला है कि वजह से व्हाट्सएप आप चला लेते हैं ना, व्हाट्सएप का वेब वर्जन या ये वो बिना सिम के ही आप चला सकते हैं। तो वो सिम बाइंडिंग का मतलब है कि सिम इज बाइंडिंग, सिम इज नेसेसरी नाउ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। द साइंस टेक्नोलॉजी एंड पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन स्पेस। तो ये आर्टिकल मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। यूएस जो है उसका प्लान क्या है, तो यूएस इज प्लानिंग टू डिप्लॉय अ स्मॉल फिजन रिएक्टर ऑन द मून बाय अर्ली 2030s अंडर इट्स लूनार फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट। तो यूएस जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है लूनार फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, लूनार फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट। और इसके अंतर्गत वो मून में क्या करना चाहता है कि स्मॉल फिजन रिएक्टर स्टार्ट करना चाहता है। एंड दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बेसिकली एट अ परमानेंट न्यूक्लियर पावर सोर्स बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट। ये पहली अटेम्प्ट रहेगी कि एक परमानेंट न्यूक्लियर पावर सोर्स एस्टेब्लिश करना है बियॉन्ड द अर्थ ऑर्बिट। एंड सोलर पावर इज इनसफिशिएंट ऑन द मून ड्यू टू 14 लॉन्ग लूनार नाइट्स। तो सोलर पावर जो है बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट नहीं है मून में, क्योंकि वहाँ 14 दिन लूनार नाइट्स होते हैं, लिमिटेड सनलाइट होती है लूनार पोल्स पे। तो अब यहाँ पे बात चल रही है न्यूक्लियर पावर स्पेस में क्यों। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है कॉम्पैक्ट है, डेंस है, रिलायबल है। एंड बहुत सारे मिशंस में जैसे यूज भी किया गया है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का। वोएजर मिशन जो था उसमें यूज किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि वोएजर मिशन किस 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 चीज के लिए मिशन था और किस किस बॉडी ने स्टार्ट किया था वोएजर। जस्ट गूगल इट आउट, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके अलावा बेसिकली बहुत सारी चीजें जिसमें आप यूज तो कर सकते हैं, है ना। एंड एडवांटेज भी है मार्स और मून में कि आप वहां पे मार्स और मून में इसको बरी कर सकते हैं अंडर द रेगुलेट फॉर रेडिएशन शील्डिंग। तो रेडिएशन शील्डिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा मून में रिएक्टर जो है वो वार्म हैबिटेट ला सकता है, आइस एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लूनार व्हीकल्स पे रिचार्ज हो सकता है, सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस हो सकती है ना। ये सारी चीजें अच्छी बात है, ये होना हो सकता है। लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि अभी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे गैप्स हैं इंटरनेशनल लॉज में। मतलब कि जैसे अगर आप 1992 यूएन प्रिंसिपल्स की बात करें ऑन न्यूक्लियर पावर सोर्सेज इन आउटर स्पेस, तो पहली चीज तो ये प्रिंसिपल्स ही नॉन बाइंडिंग है ना, दीज आर नॉन बाइंडिंग। द फर्स्ट गैप इज इन नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इवन 1992 प्रिंसिपल्स ऑन न्यूक्लियर पावर सोर्सेज। आउटर स्पेस ट्रीटी अगर हम बात करें, लाइबिलिटी कन्वेंशन एनपीटी की बात करें, तो ये पार्शियली कवरेज करती हैं आउटर स्पेस को, है ना। आउटर स्पेस में न्यूक्लियर को बिल्कुल पार्शियली कवर करती हैं, पूरी तरीके से उसके फुल फीचर्स नहीं है, ठीक है ना। यूएन प्रिंसिपल्स का जो प्रिंसिपल 3 है, इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इन नॉर्मल एंड इमरजेंसी कंडीशन। प्रिंसिपल 4 बोलता है कि प्री लॉन्च सेफ्टी एनालिसिस एक्सीडेंटल रिलीज मस्ट बी एक्सट्रीमली अनलाइकली। प्रिंसिपल 7 कहता है प्रॉम्प्ट इमरजेंसी नोटिफिकेशन टू अफेक्टेड स्टेट्स, ठीक है ना। बट इसके लिमिटेशंस ये हैं कि दे ओनली कवर द आरटीजी एंड रिएक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, नॉट फॉर प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये केवल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इन रिएक्टर्स को नोटिस करता है, प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में नहीं। इसके अलावा कोई बाइंडिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि रिएक्टर का डिजाइन क्या रहेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे, या एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल कैसे होगा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्लस कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, ओनली प्योरली एडवाइजरी नेचर है। रिस्क की बात करें, इमर्जिंग रिस्क की, तो नेशंस मे टेस्ट स्पेस रिएक्टर्स विदाउट स्ट्रिक्ट सेफ्टी ओवरसाइट, पोटेंशियल कंटामिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये सब भी रिस्क हैं कि भैया हो सकता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आउटर स्पेस है, वो वहाँ पे कंटामिनेशन हो जाए।
इसके अलावा जो सेफ्टी जोन्स हैं अराउंड न्यूक्लियर प्लांट्स on moon, they may clash with the ban on national appropriation of outer space, freedom of access to all countries। बहुत दूसरी कंट्रीज की फ्रीडम ऑफ एक्सेस के साथ खिलवाड़ हो सकती है। ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ बोली है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड लास्ट में ऑथर ने ये सजेशन दिया कि भाई आप पहले तो सारे प्रिंसिपल सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज को सॉर्ट आउट करो, उनको टर्म्स में लाओ जो प्रेजेंट आप करना चाहते हो, उसके बाद ये सब चीजें करना, ठीक है ना। ये हालांकि न्यूज मैंने पढ़ी जरूर है, 5 फेजेस ऑफ लाइफ हमारे ब्रेन का, बट ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एडिटोरियल आज आप सारे छोड़ सकते हैं, मैंने सारे पढ़े हैं बट कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आते हम ओपेड पेज पे, ओपिनियन पेज में, यहाँ पे है व्हाई डज इंडिया नीड बायो रेमिडिएशन। अब इंडिया में बायो रेमिडिएशन की क्यों जरूरत है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायो रेमिडिएशन होता क्या है। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है रीस्टोरिंग लाइफ थ्रू बायोलॉजी, है ना। कुल मिलाकर के आप इसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई, इनका यूज करते हो, और इनका यूज करके आप बहुत सारी चीजें क्लियर करते हो, जैसे कि आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऑयल को, पेस्टिसाइड्स को, प्लास्टिक्स को या हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जब आप पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हो फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू दीज पॉल्यूटेंट्स इनटू बाय प्रोडक्ट्स सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक एसिड्स, तो यहाँ पर टॉक्सिक मेटल्स को आप कन्वर्ट करते हो इन द लेस डेंजरस फॉर्म्स। और इसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गाई या प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, ठीक है ना। दो तरीके से बायो रेमिडिएशन होता है। एक होता है इन सिटू बायो रेमिडिएशन, जहां पे ट्रीटमेंट आप वहीं पे करते हो जहां पर प्रॉब्लम है, जैसे कि ओशियन में मान लो ऑयल स्पिल हुआ, तो वहां पे आपने ऑयल जैपर का यूज कर लिया। ऑयल जैपर भी एक तरीके से बायो रेमिडिएशन की ही टेक्निक है, जहां पे आप ऑयल को रिमूव करते हो, ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज का यूज करते हो, ठीक है ना। तो ओशियन स्पिल के केस में आप फिर बायो वहीं पे जाकर के करोगे, तो उसको इन सिटू बोलेंगे। और दूसरा है एक्स सिटू बायो रेमिडिएशन, जहां पे मान लो कोई कंटामिनेटेड सॉइल है या वाटर है, तो आप उसको ले जाओगे एक फैसिलिटी में, कंट्रोल फैसिलिटी में, वहां पे आप उसको क्लीन करोगे और फिर रिटर्न कर दोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बायो जो मॉडर्न बायो रेमिडिएशन है, इट कंबाइंस ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी विद कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल माइक्रोबायोलॉजी को आप जब कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ देते हो, तो आपका मॉडर्न बायो रेमिडिएशन आता है। इंडिया को जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, उसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट काफी ज्यादा है। और आप सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, जहाँ पे बहुत अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स गए हैं, है ना। और इसी कारण से गंगा को भी क्लीन नहीं हो पा रही है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बावजूद। यमुना की हालत वैसे भी खस्ता हाल है ना। तो ये सारी चीजें, ट्रेडिशनल जो क्लीन अप टेक्नोलॉजीज हैं वो न केवल महंगी हैं बल्कि इतना काम भी नहीं कर पा रही है ना। दे ऑलवेज क्रिएट सेकेंडरी पोल्यूशन। एंड तो बायो रेमिडिएशन ऐसे में क्या है, इट्स अ वेरी चीपर, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। बायो रेमिडिएशन इज बेसिकली अ वेरी चीपर, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव देन, एंड स्पेशली इन अ कंट्री वेयर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड एंड वाटर आर अफेक्टेड, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बायो रेमिडिएशन काम आ सकता है। तो ये है एग्जाम्पल इन्होंने इंटरनेशनल लिए हैं, जापान के और ऐसी कंट्रीज के जहाँ पे बायो रेमिडिएशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रोबियल एंड प्लांट बेस्ड क्लीन अप सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। चाइना ने बायो रेमिडिएशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। ऐसे में इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो इसका यूज़ ले, और भारत जो स्वच्छ भारत मिशन है, नमामि गंगे मिशन है, इसमें बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले देयर इज अ नीड टू डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बायो रेमिडिएशन प्रोटोकॉल्स एंड माइक्रोबियल एप्लीकेशंस। ऑथर ने कहा सबसे पहले तो हमको भैया डेवलप करने की जरूरत है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बायो रेमिडिएशन प्रोटोकॉल्स एंड माइक्रोबियल एप्लीकेशंस, ठीक है ना। सेकंड उन्होंने कहा कि बिल्डिंग रीजनल बायो रेमिडिएशन हब्स लिंकिंग यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट वुड इनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो जो बायो रेमिडिएशन हब्स हैं उनको आप लिंक करो यूनिवर्सिटीज से, इंडस्ट्रीज से, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वहां पे लोगों को नॉलेज हो पाए, ठीक है। थर्ड इज पब्लिक इंगेजमेंट एंड रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है ना। तो पब्लिक इंगेजमेंट करो, अवेयरनेस रेज करो, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन REE, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव की है
यहाँ पर वो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बनाएंगे डोमेस्टिकली, है ना। 7,280 करोड़ की स्कीम है टू मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स डोमेस्टिकली, डेमोक्रेटिकली बोल रहा था। द स्कीम वुड फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, जो REPM जो है, जिसको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं, वो डेवलप करेंगे इंडिया, खुद इंडिया के अंदर, ठीक है ना। हालांकि अगर आपको बताऊं कि रेयर अर्थ के केस में इंडिया के पास 8%, वर्ल्ड का 8% मतलब रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन फिर भी इंडिया प्रोडक्शन में अगर देखो तो 1% भी नहीं कर रहा है। तो बहुत उसका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर इसलिए क्योंकि उसकी माइनिंग कठिन है ना। द माइनिंग स्टफ, रेयर अर्थ इज नॉट रेयर है इसलिए नहीं रेयर है, इसलिए रेयर अर्थ बोलते हैं क्योंकि देयर माइनिंग इज वेरी टफ, ठीक है ना। एंड इसके अलावा 7,280 करोड़ की हमने स्कीम स्टार्ट की है टू मैन्युफैक्चर द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स डोमेस्टिकली। ये आप जरूर याद रखिएगा, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए स्कीम हमने लॉन्च की है, REPM। एंड इसके अलावा रेयर इस स्कीम में हम क्या करेंगे, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को मेटल से अलॉय, अलॉय से REPM में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले हम ऑक्साइड, ये आपका रेयर अर्थ के ऑक्साइड से उसको मेटल्स में, देन मेटल्स टू अलॉय, देन अलॉय टू फिनिश्ड REPM, यानी कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स में। हालांकि चाइना जो है वो रेयर अर्थ में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, लेकिन चाइना ने क्या किया था, एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि चाइना को पता था कि रेयर अर्थ के बिना बिना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्रोथ नहीं है, कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं चलने वाली, इसलिए उन्होंने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर काफी रोक लगा दी है। एंड इसी कारण से इंडिया जैसी कंट्रीज को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक उस पर फोकस करना पड़ रहा है। अच्छी बात भी, हमको करना भी चाहिए। देखो लिखा भी है, कंट्री इंपोर्टेड ओवर 53,000 मीट्रिक टन ऑफ RE मैग्नेट्स, है ना। अगर हम 24-25 की केवल बात करें तो 53,000 मीट्रिक टन हमने इंपोर्ट किए हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। एंड वर्ल्ड का 8% रिजर्व है हमारे पास, and that is in the monazite sands across Andhra Pradesh, Odisha, Tamil Nadu and Kerala. Yet India produces less than 1% of the global output. केवल 1% से भी कम ग्लोबल आउटपुट हम निकालते हैं when we have 8% of the RE reserves, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 8% रिजर्व होने के बाद हम केवल 1% आउटपुट निकाल रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। और इसी कारण से हमको नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है, जनवरी में हमने स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जनवरी में नेशनल क्रिटिकल मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये जनवरी में हमने लॉन्च किया है 2025 में, और इसके लिए भी हमने 34,000 करोड़ लिए हैं, ताकि 7 सालों के अंदर हम सेल्फ रिलायंस एटलीस्ट RE के फील्ड में अचीव कर सकें। तो दैट इज द थिंग, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे। विद नो कैश सुडानीज टर्न टू बार्टर एंड क्रेडिट। तो एक सूडान की जो कंट्री है, जहां पर आप सबको पता है कि सूडान में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर नहीं कह रहा, वहां पे सिविल अनरेस्ट चल रहा है, और वहां पे दो फोर्सेस हैं, एक RSF वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, और जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्स बोलते हैं पैरामिलिट्री, एंड वहां की आर्मी के बीच में, है ना। और इस कारण से वहां पे इतना खराब हालत है कि अब वहां पे लोग बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। हाँ, यानी कि वॉशिंग मशीन दे करके खाना मांग रहे हैं। बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा कि आप एक्सचेंज करते हैं, इसमें करेंसी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसमें एक्सचेंज होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.